मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बायो ट्रिक में। दोस्तों, जैसे कि टेक्नीशियन एग्जाम में प्रकाश शिफ्टर से मैक्सिमम तीन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा प्रकाश शिफ्टर का जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको क्लियर करवा दूँ यहाँ पे। तो आप लोग से आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग नए हो पुराने हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा रहता है तब जाकर के कोई भी कॉन्टेंट बनाने में मज़ा आता है। सबसे पहली बात कि प्रकाश शिफ्टर है। प्रकाश शिफ्टर में यदि देखोगे तो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, प्रकाश डायरेक्ट हमारे आँखों पर आती है, उससे हम नहीं देख पाते। एक्चुअली प्रकाश क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल है तब प्रकाश इस पे पड़ता है, उसके बाद ये हमारे आँखों तक आता है, ये हमारे आँखों तक आता है, तब जाकर के हम वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश यहाँ तक आता है फिर हमारा आँख आती है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इस तरह से, याद रखना। यहाँ पे दृश्यमान होता है, देखने में हमारी सहायता करती है, इस पॉइंट को देखना है, ठीक है। हमारी आँखों को ग्रहण करता है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक सरल रेखीय पथ। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक छोटा स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। प्रकाश गमन कैसे करता है, जो कि एलपी के एग्जाम में पूछा था। प्रकाश एक सरल रेखीय गमन करता है, यानी सीधे जाता है। यानी प्रकाश का जो पथ होता है वो सीधे ही चलता है, ठीक है। यदि इस प्रकाश के माध्यम में, इस पथ में, इसके माध्यम में कोई भी छोटा अवरुद्ध जिसको प्रकाश पार नहीं कर सकता है, मान के चलो कोई पत्थर डाल दिया, कोई ऐसा लकड़ी डाल दिया, तो प्रकाश क्या करेगा, इससे यहाँ डायरेक्ट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ छाया बन जाएगा। लेकिन इसके साइड से होके जाएगी, इसके साइड से होके जाएगी। इसको क्या कहते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले विवर्तन, इसको क्या कहते हैं, इसको विवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखोगे तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, जो प्रकाश सरल रेखा से चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाई। यानी कि ऐसे प्रकाश जा रहा था, प्रकाश ऐसे निकल आती है कि ये लाइट है, मान के चलो ये लाइट है, और ये लाइट से प्रकाश ऐसे जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटी सी वस्तु आ गई, तो प्रकाश क्या करेगा, साइड से निकली जाएगी। आपको देख लेना घर में करके, तो इसे विवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यह याद रखना कि वो प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, क्योंकि यही पॉइंट में पूछ देगा, प्रकाश को माना जाता है एक तरंग, एक किरण, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो प्रकाश एक किरण है, प्रकाश एक तरंग है। तो अब एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि आधुनिक प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया ना ही कण माना गया। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को ना तो तरंग माना गया ना ही कण माना गया। तो क्या है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को ना तो तरंग माना गया और ना ही कण माना गया। ऐसे ऐसे पॉइंट को आपको क्वेश्चन कहाँ से डिस्कस उठाता है, इसी तरह से उठाता है। प्रकाश क्या है, प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। जैसे पानी बह रहा है, हवा बह रहा है, तो इसी प्रवाह के भांति प्रकाश सरल रेखीय गति में व्यवहार करता है। इसके बाद मैं मेन पॉइंट पे चर्चा कर लेता हूँ। देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आखिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसके बाद में प्रकाश की छोटी चैप्टर, प्रकाश तो एक बड़ी चैप्टर है, उसको शॉर्ट में कैसे बनाऊँ, तो शॉर्ट बनाने के लिए मैं आपको से डायरेक्ट लेके चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैंने आपको दिखा दिया किस हिसाब से करनी है। प्रकाश के दो परावर्तन के दो कोण क्या है, अपवर्तन के दो कोण क्या है। एक पॉइंट हमेशा ये याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। आभासी सीधा होता है और पार्श्व बनता है। इस चीज़ को आपको याद रखना, आभासी और सीधा। बहुत सारे लोग वास्तविक मार देते हैं, तो वास्तविक नहीं मारना है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। और आपको पूछ देगा ये चम्मच है, चम्मच किस किस लेंस दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। तो चम्मच का जो धंसा हुआ भाग है ना, वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, और उठा हुआ भाग उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। दर्पण क्या होता है, आपको देखो नीचे दिखा देता हूँ। इस तरह से जो गाढ़ा लाइन है उसको तो याद कर ही लेना आप, मतलब देख लेना, एक बार याद नहीं करना, देख लेना है आप, ठीक है। गाढ़ा लाइन को देख लोगे तब बेहतर होगा, ताकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी। एक मैं लेंस अवतल दर्पण ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण, नीचे लिखा हुआ भी है, ये अवतल दर्पण है। अब इसी दर्पण में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा।
ये अवतल दर्पण है तो इसमें कली जो क्या है यानी कि रंगा हुआ भाग है बाहर से, क्या है रंगा हुआ भाग कहाँ किधर से है, बाहर से है। अब कैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अवतल होगा कौन सा उत्तल होगा, तो मैं ये दिखा देता हूँ। रंगा हुआ बाहर से है, अवतल दर्पण ऐसे झुका होगा, यानी एक चम्मच ले लो, चम्मच का जो नीचे वाला भाग होता है धसा हुआ भाग अवतल दर्पण। आपको याद नहीं होता तो मैं दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे करोगे ये लेंस बनता है अवतल लेंस। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस धसा हुआ है, ऐसे याद रखो अवतल लेंस धसा हुआ है, अवतल लेंस का पहला भाग धसा हुआ है और दूसरा भाग उठा हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मान के चलो स्टार्टिंग पॉइंट जो अवतल लेंस का होगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, एंडिंग पॉइंट जो होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा ये है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो ये यहाँ इस पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, इस पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं और इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ से पी से एफ तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पी से सी तक की होगी, यानी यहाँ से एक्स दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक्स ही दूरी होगा, यानी टोटल यहाँ तक 2x दूरी होगा। याद रखना है इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई। अब मैं इसको देखो कि निंजा ट्रिक से आपको कैसे याद करवा देता हूँ कि कौन से कहाँ वस्तु कहाँ रखने पर किस कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में अब बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लेंगे आपका सॉरी गाइस, डायरेक्ट पॉइंट पे चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन अभी आ रहा है। तो इस चीज़ को अब पहले इसको भी समझा देता हूँ। ये है आपका उत्तल दर्पण, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं होता है, उत्तल दर्पण में पी यहाँ पर होगा और सब कुछ पीछे होगा, यानी ये आभासी उत्तल दर्पण आभासी। आभास क्या होगा मतलब रहेगा यहाँ, देखो इसकी इसकी कलई भी यानी कि रंगा हुआ भाग पीछे में ही है, यहाँ से पड़ेगा और जाएगा इधर, लेकिन भाई साहब जाते हुए दिखेगा किधर, पीछे में, यानी कि दिखेगा, प्रतीत होगा, मालूम होगा। अवतल दर्पण में क्या था, डायरेक्ट होगा, इसमें प्रतीत होगा यानी मालूम होगा। तो प्रतीत होगा तो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे केंद्र है, सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। किरण कोई आ रहा है तो इधर लौटेगा, किरण कोई आ रहा है इधर लौटेगा, किरण कोई आ रहा है इधर लौटेगा। अब क्यों लौटेगा, यहाँ क्यों लौटेगा, यहाँ क्यों लौटेगा, तो ये लंब है, मान के चलो ये क्या है, लंब है। कोई चीज़ किसी पे लंब होता है तो उसी दिशा में लौट जाती है, यदि इधर से प्रकाश आ रही है तो उसी दिशा में लौट जाएगी। तो आपको ये चीज़ देखने वाली चीज़ है कि भाई साहब इधर से आके इधर क्यों लौटती है। तो पहले याद रख लो आप कि ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये केंद्र है। तो अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतीत होता है कोई भी चीज़, मान के चलो फोकस है। अब क्वेश्चन के तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहले द्वारा किसे कहते हैं, ये सब क्या है वो सब आप आराम से देख लेना, आपके पास भी होगा। 12 को क्या कहते हैं, मैं जिस पॉइंट पे लेके चलता हूँ उस पॉइंट को आप देख लेना। गाइस इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना, ये अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा बनता है किसका, अवतल दर्पण के द्वारा सूर्य वाले को पूछे तो, ठीक है। लेकिन मैं चलो अब लेके चलता हूँ आपको, इसमें ज़्यादा टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। इस पॉइंट पे लेके चलता हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट को याद ही नहीं होता है, तो मैं इसको क्लियर करवा देता हूँ दर्पण से। देखो सबसे पहले दर्पण को कैसे याद रखोगे, मैं यही बनाता हूँ एक छोटा सा लेकर के, यहाँ देखो अब ये क्या मान लिया मैंने, ये अवतल दर्पण की बात हो रहा है तो अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण देखो तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है, तो ये है अवतल दर्पण। पीछे से कलई किया हुआ प्रकाश, यहाँ से एक बीच में रेखा खींच लेता हूँ, इस रेखा का नाम यहाँ पे रख दे, ये यहाँ पे पी रख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एफ रख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी रख देता हूँ, इधर अनंत रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब पूछेगा आपके पहला नंबर कि बिंब की स्थिति अनंत पर है, यानी कि यहाँ है, तो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, तो अनंत पर कोई भी चीज़ रहेगी, देखो हम लकीर से भी बता सकता हूँ, तो डायरेक्ट उसको फोकस बना देना, अनंत पे रहेगी फोकस बना देना, और फोकस पे बोलेगी तो डायरेक्ट उसको अनंत बता देना, फोकस पे रहेगी तो अनंत बता देना, अनंत पे रहेगी तो
उल्टा कर देना, यानी अनंत का संबंध फोकस से, याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। अब फोकस पे बोले तो अनंत कर देना अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनंत पर फोकस, स्थिति कहाँ पे, फोकस पर। अनंत पर स्थिति कहाँ पे, फोकस। ये अनंत दिया, स्थिति क्या है, फोकस पे है। अब अवतल दर्पण में आपको याद क्या रखना है, मैं वो पहले बता रहा हूँ। उसके बाद पूछेगा फोकस पर, देखो फोकस पर पूछा तो ये बना अनंत पर, अनंत पर पूछा तो बना फोकस पर। ये दो चीज़ याद हो गया आपको। अब पूछेगा सी से परे, यानी सी है, सी से परे मतलब सी के इधर। यदि सी के इधर बोलेगा तो ठीक इसका उल्टा सी के इधर हो जाएगा, यानी सी के इधर आया ये कोई भी वस्तु इधर रखेंगे हम, सी से परे रखेंगे तो ये सी और एफ के बीच बनेगा। यानी भाई साहब बोलेगा नहीं इधर नहीं, मैं इधर जाऊंगा, ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा, ये इसके बीच में रह जाएगा, यानी ये इसके अनंत और सी के बीच में था, तो इसके बाद में क्या आता है, सी और एफ के बीच में ही रह जाएगा, यानी किसी एक के बीच में रहना है इसको। तो ये कह रहा है इधर जाओ, ये गुस्सा करके कहता नहीं मैं इधर नहीं, उल्टा काम करूँगा, मैं इसके दोनों के बीच में रहूँगा। तो सी से परे बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। आपने ये भी देख लिया। देखो मेरा तो याद कर, मैं ऐसे करके भी बता सकता हूँ कितना लंबा किधर बनेगा, कितना छोटा किधर बनेगा, लेकिन आपको याद करवाना ही मेरा मकसद, कैसे याद होगा वो पहले मैं बताता हूँ। यदि आपसे पूछ ले कि सी पर बनेगा तो एक हमेशा याद रखना, जब सी पर कोई भी चीज़ बनता है ना तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और उसी साइज़ का बनता है। यानी सी पर कोई चीज़ बनेगा तो वो उसी साइज़ का बनेगा और उसी पे बनेगा। तो सी पर सेम हो गया, सी पर बनेगा तो सी पर ही बनेगा और उसी समान साइज़ का बनेगा। अब सबसे पहले सी और एफ के बीच बोल दे तो, सी और एफ के बीच बोल दे तो, सी और एफ के बीच, तो देखो ये सी और एफ के बीच कौन आया था, जो सी और अनंत के बीच था। तो सी और एफ के बीच बोले तो ये फिर ये इधर से इधर आएगा तो ये भी इधर से इधर चला जाएगा। यदि इसके बीच पूछेगा तो ये इधर उल्टा काम करेगा, यानी सी और अनंत के बीच, यानी सी से परे बनेगा, ठीक है, सी से परे बनेगा। यानी यही याद रखना है, यदि सी से परे बोले तो एफ और सी के बीच कर देंगे, यदि एफ और सी के बीच बोले तो सी से परे कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सी से परे हो गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, कुछ नहीं, अनंत पर बोले फोकस पर कर देना, फोकस पर बोले अनंत पर कर देना है, ठीक। मैंने दिखा दिया, आपको याद कैसे रखना है, ऐसे मैं आपको बता दिया। अब ये पी था, ये एफ था, ये सी था, ये अनंत था। यदि अनंत बोले तो फोकस पे कर देना है, फोकस बोले तो अनंत पे कर देना है, ठीक। यदि आपको सी पर बोले तो सी पर ही छोड़ देना है, यदि सी से परे बोले तो आप सी और एफ के बीच कर देना है। यदि बोल दे आपको सी से परे बोले सी और एफ के बीच कर देना है, यदि सी और एफ के बीच बोले तो सी से परे कर देना है। सिर्फ उल्टा काम करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, उल्टा काम करना है, ये रिलेशन निकालनी है। अब एक इसमें रिलेशन और बच जाती है, आपने अनंत देख लिया, सी से परे देख लिया, सी पर देख लिया, सी और एफ के बीच देख लिया, एफ पर देख लिया। अब अनंत एक क्वेश्चन ये बच जाती है कि जब पी और एफ के बीच बने, तो जब पी और एफ के बीच एक यही इमेज है, इतना नज़दीक बना कि ये भाई साहब यहाँ उल्टा काम, इधर जा नहीं सकता, इधर तो बहुत दूर पड़ता है, तो एक बोलेगा कि मैं इधर जाऊँगा, तो ये इधर बनाएगा, यानी कि इमेज यदि इसको एफ और पी के बीच रखने के लिए बोला है तो पी के परे इधर पीछे की ओर, दर्पण इधर है तो दर्पण से पीछे बनाएगा, एक ही स्थिति में इधर बनती है। यानी कि बोला कि भाई साहब तू पी और एफ के बीच रहे, बोला नहीं मैं इधर नहीं, उल्टा काम करूँगा, मैं इधर जाऊँगा पीछे की तरफ, तो एक ही स्थिति में बनता है जब पी और एफ के बीच। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, जब पी और एफ के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है। आपको ये याद मैंने करवा दिया। अब बच्चा ये और ये तो हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा ही बनता है हमेशा। बाद में कि एक ही स्थिति है, जब दर्पण के पीछे बने तो ठीक आभासी और सीधा उल्टा, एक ही चीज़ में ये चेंज होता है। आभासी और सीधा केवल कब होगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे एक ही स्थिति में बनती है, जब एफ और पी के बीच हो तो ये बनेगा, यानी एफ और पी के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा और ये आभासी और सीधा बनेगा। बस इसी चीज़ को याद रखना, दर्पण के पीछे बनने वाला चीज़ आभासी और सीधा होता है, बाद में हमेशा वास्तविक उल्टा होता है अवतल दर्पण में। अब ये याद हो गया आपको, याद अब रही ये पॉइंट। तो अब एक चीज़ गौर करना, ये है दर्पण, ये है दर्पण, यहाँ P है, यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ अनंत है, मैंने ऐसे याद करवा दूंगा। ये दर्पण है। अब कह रहा है कि अनंत पे रखेंगे। भाई आप मान के चलो खड़े हो कहीं पे और आपके घर आपके सामने एक लड़का खड़ा है, तो आपका इमेज कैसा बनेगा, तो आप स्पष्ट देख लोगे कि भाई साहब बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये है, वो है, नाक यहाँ है, कान यहाँ है, बिंदी लगा रखी है, कुछ भी है, लिपस्टिक लगा रखा है, आप देख लोगे।
लगा रखी है, लेकिन वही बोलेगा कि आपके घर से 4 किलोमीटर दूर खड़ा करने के लिए बोल दे तो आपको दिखेगा बहुत छोटा। यदि आप किसी टावर पे टावर पे चढ़ जाते हो, टावर समझते हो ना, तो बहुत छोटा दिखेगा, बिंदु आकार का। तो जो जितना दूर होगा उतना छोटा दिखेगा। दूर वाली चीज़ सबको छोटा दिखती है, तो जो कोई अनंत पे रखेगा तो कैसे दिखेगा आपको? स्पष्ट तो दिखेगा नहीं, वो छोटा दिखेगा, वो भी बिंदु के आकार का दिखेगा। देखो अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का दिखेगा जो अनंत पे है। तो आपको ऐसे याद हो गया। उसके बाद सी से परे, यानी देखो सी से परे रहेगा तो क्या होगा? ये एक हमेशा एक चीज़ तो मैं ये बता देता हूँ, इस पॉइंट को आप गौर कर लेना। ये सी है, सी आपको कभी भी भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, ये सी है। सी से परे बोलेगा फिर भी छोटा होगा, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये याद रखना है, छोटा होगा। सी पर बोलेगा समान साइज का होगा, सी के बाद बोलेगा बड़ा होगा, और सी से जितना इधर, हमेशा याद रखना सी के इस साइड वाला जो होता है, सी के इस साइड वाला छोटा ही होता है, ठीक है। सी के इस साइड वाला छोटा होता है, और सी के साइड वाला छोटा होता है, सी के इस साइड वाला बड़ा होता है। सी के इस साइड वाला क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखो, अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दर्पण है, ये एफ है, ये सी है। मैं 2-3 बार इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको याद हो जाए। इसकी दूरी बराबर होती है इसकी जितनी ही दूरी इसकी होगी इतनी दूरी की, टोटल मिलाकर 2x मान लो। ये अनंत है। अब यहाँ पे सी के इस साइड वाला क्या होता है? छोटा होता है। सी के इस साइड वाला बड़ा होता है। अब आपको देखना है कि छोटा साइज़ आपको याद हो गया, ये याद हो गया। सी पर समान साइज़ का होता है, ये अभी याद हो गया। सी और एफ, यहाँ पे देखो सी और एफ के बीच कह रहा है, तो सी और एफ के बीच बोलेगा तो भाई साहब सी के इस साइड है, इसका मतलब बड़ा होगा। बड़ा विवर्धित हो, बड़ा हो। अत्यधिक बड़ा कब होगा? जो जितना नज़दीक जाएगा। अब इधर देखो, और बोलेगा इधर एफ पर फोकस पे, तो ये भी बड़ा ही होगा, अत्यधिक विवर्धित होगा। अत्यधिक लगा दे रहा है, इसमें नज़दीक जा रहा है। अब देखो पी और एफ के बीच यदि यहाँ पर रख दिया तो विवर्धित बड़ा लिख देना, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं इसलिए नहीं होनी है क्योंकि जब एफ फोकस पे रहेगी, बाद में कि ये इधर देख लो आप, ये चीज़ आपको याद ही हो गया सब कुछ। ये भी याद करवा दिया मैंने, ये भी याद करवा दिया मैंने, ये भी याद करवा दिया मैंने। अब ठीक इसका उल्टा लेंस में होता है। लेंस की चर्चा बाद में करूँगा, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या, उत्तल दर्पण। मैंने अवतल दर्पण बता दिया, उत्तल दर्पण दिखा देता हूँ। ये वही चीज़ दिखाया हुआ, कहाँ पे रह के कैसे गुजरेगी, किस तरह से बनती है प्रतिबिंब। यदि ये फोकस पे रहे, देखो यहाँ पे कोई फोकस के समांतर जाती है तो फोकस से जाएगी। समांतर कोई किरण, यानी फोकस, ये जो रेखा है इस तरह दर्पण के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी ये जो कह रहा है कि दर्पण के समांतर, ये दर्पण के मुख अक्ष, इसको मुख अक्ष कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये मुख अक्ष है। दर्पण के मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी। ये यहाँ फोकस है, इधर से जाएगी फिर फोकस से जाएगी। लेकिन ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये समांतर जाएगी तो ये फोकस से नहीं जाएगी। आपको कौन कहा? मैं कह रहा हूँ फोकस से ही जाएगी, लेकिन प्रतीत होगी, क्योंकि फोकस इसका पीछे बनता है, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा। यदि मान लो यहाँ जाएगी तो ये इसको आपको लगेगा कि ये फोकस ही आ रही है, तो ये प्रतीत होता है, ये एक्चुअल में होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और 3-4 पॉइंट आपको याद रखनी है कि ये भी पॉइंट अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तित पश्चात मुख अक्ष के समांतर निकलेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। अवतल दर्पण के वक्रता से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाएगी। आपको मैंने जैसे बताया था कि यदि सी से जाएगी तो सी से ही लौट जाएगी। ये सी से जाएगी तो सी से ही लौट जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रतीत होगी, ठीक है। फोकस से जाएगी, क्या होगा? फोकस से जाएगी तो समांतर जाएगी, यदि समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी, उल्टा कर देना। यदि सी से जाएगी तो सी से ही लौट जाएगी। क्यों सी से जाएगी? मैंने बोला था सी पर समान साइज होता है, उसी आकार का होता है, तो ऐसे इधर मैंने किया था, नीचे कर दिया था, तो सी से जाएगी और सी पे ही लौट जाएगी। इसको याद रखना है। प्रकाश, उसके बाद प्रकाश उसी पर से लौट क्यों जाती है? क्योंकि इसलिए लौट जाती है कि अभिलंब होता है। कोई प्रकाश, मैंने बोला था कि ये जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में क्यों लौटेगी? क्योंकि ये अभिलंब होता है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। यानी ये अभिलंब है, इस पे अभिलंब है, इसीलिए इसी तरह से लौट जाएगी। ये चीज़ पूछ सकता है क्वेश्चन, क्यों लौट जाती है। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण का ध्रुव ये है, मुख अक्ष के तिर्यक में आपतित किरण तिर्यक दिशा में प्रवर्तित होती है। तिर्यक में आपतित होगा तो तिर्यक में, यह ध्रुव फोकस पे नहीं, यहाँ पे पीविड है, पोल पे यदि आएगी लकीर
तिर्यक रेखा आएगी, मतलब टेढ़ा रेखा आएगी, तो इसी टेढ़ा होकर के ही लौटेगी। भाई साहब तू टेढ़ा है तो मैं भी टेढ़ा हूँ, ये चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें पूछ देगा यदि आप उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में ध्रुव पे कोई भी रेखा, सरल रेखा आती है तिर्यक दिशा में, आपको ये कह सकता है, या मूस अक्ष के तिर्यक रेखा में आपतित किरण आती है, तो परावर्तित बात कैसे लौटेगी? ध्रुव के तिर्यक ऐसे करके, तो या क्या कैसे करके, समांतर लौटेगी, फोकस लौटेगी, किससे लौटेगी? तो आप डायरेक्ट बोला भाई जैसे ही आता तो वैसे ही जा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है आपको। सभी स्थितियों में परावर्तन का नियम पालन करता है, मान सदैव अवतल आपतन कोण के मान के रही, ये हमेशा याद रखना है, परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ये नियम पहले ही दे दिया गया था। आगे बहुत सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा, यदि आपको सही लगे तो। ये सेम चीज़ वही उसी चीज़ है जो चीज़ मैंने अभी बताई, उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब करके बताया क्या है। आपको एक चीज़ और पूछ सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि प्रतिबिंब को निर्धारित करने के लिए आपको कम से कम कितने किरण चाहिए? तो वर्णित करने के लिए कम से कम दो किरण लेना चाहिए, क्योंकि देखो एक किरण समांतर जाएगी तब ना आपको पता चलेगा कि समांतर है या क्या है। दो किरण आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं चलता हूँ डायरेक्ट इस पे। ये सब तो आपको याद ही हो गया होगा। इस अग्रदीप अब समझ लेना, अग्रदीप टॉर्च कहाँ उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग दर्पण शेविंग क्रीम में कहाँ पे दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये सब एक अग्रदीप याद नहीं होता है, अग्रदीप याद कर लेना, क्योंकि समांतर अग्रदीप जो होता है पूछ देता है। ये गाड़ी का जो हेडलाइट है, ये लाइट जो करता है ये कैसे करता है, मतलब क्यों, इसका जो पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो आपको याद रखना, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इस यहाँ पे उपयोग यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को याद करना, ठीक है। आपको एक चीज़ आप बता देता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कोई वस्तु है, मान के चलो ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। एक वस्तु है यहाँ पे, ये यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे अनंत है। तो जब वस्तु को हम दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे दूर ले अनंत पर ले जाएंगे, तो कहाँ पर बनता है, जब अनंत पर ले जाते हैं तो फोकस पर बनता है। यानी कि ये इधर जाएगी तो ये किधर जाएगी, इधर आएगी। तो इस तरह से याद रखना है कि प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है जब इसको हम क्या, जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ आता है, फोकस के निकट आता है। इस चीज़ को आपको याद रखनी है। अब मैं यदि बात कर लूँ इस चीज़ की, देखो इसमें दो ही चीज़ नियम लागू होता है, इसमें भी वही चीज़ है। मान के चलो मैंने बताया था आपको कि ये है उत्तल दर्पण, इसमें क्या होगा, ये पोल है, ये फोकस है, ये केंद्र है, ये अनंत है। अनंत पर रहेगा तो फोकस तो बनेगा, इसमें भी वही स्थिति, अनंत पर रहेगा तो फोकस तो बनेगा, लेकिन इसका फोकस इधर नहीं आकर के इधर उल्टा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इधर बना लेता हूँ, FPC, इसका सब कुछ उल्टा होता है उत्तल दर्पण में। तो ये अनंत से आएगी, ये मान को ये किरण तो इधर से ही जाएगी क्योंकि कलय क्या हुआ है, लेकिन ये इधर प्रतीत होती है तो अनंत से जाएगी तो फोकस पर बनेगी, लेकिन फोकस कहाँ, इसका पीछे है, तो दर्पण के पीछे बनेगी। देखो इधर से आएगी, लौट जाएगी इधर से, लेकिन ये प्रतीत होगी कहाँ पे, फोकस से। तो इसका भी वही चीज़ करना है, फोकस ही करना है, लेकिन दर्पण के पीछे सब कुछ कर देना है। अनंत और ध्रुव के बीच, ये अनंत है, ये देखो ये अनंत है और ध्रुव पी है, इसके बीच रहेगी। तो ध्रुव और मैंने बताया था आपको, अनंत और ध्रुव के बीच बोले तो ध्रुव और फोकस के बीच करना है, ध्रुव और फोकस के बीच करना है, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच कर देना, अनंत रहे, अनंत और ध्रुव के बीच बोलेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच करना है। अब ये भी क्या होगा, छोटा होगा। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, आभासी सीधा ही बनता है इस स्थिति में, ये हमेशा आपको याद रखनी, आभासी और सीधा ही बनता है। अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, जब अनंत पे कोई भी वस्तु रहे तो बिंदु इस साइज का दिखेगा आपको, अत्यधिक छोटा ही दिखेगा, और यहाँ पे छोटा दिखेगा, बड़ा तो इसमें दिखता ही नहीं। पहली बात तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना आप कि उत्तल दर्पण में आपको बड़ा नहीं दिखेगा, और उसके बाद वास्तविक नहीं दिखेगा। उत्तल दर्पण में ना तो बड़ा दिखेगा ना ही वास्तविक दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा, आभासी सीधा, जैसे ही बोले उत्तल दर्पण मारना है। केवल अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में आभासी और सीधा दिखता है, मैंने वही बता दिया था, फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तब भी दिखेगा आपको आभासी सीधा अवतल दर्पण में। बाद बाकी उत्तल दर्पण की स्थिति है ये, अत्यधिक छोटा दोनों में दिखेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, छोटा इसमें दिखेगा, अनंत परेगा, फोकस पे दिखेगा, लेकिन दर्पण के पीछे दिखेगा, याद रखना, क्योंकि इसके दर्पण के पीछे ही सब कुछ बनता है। अनंत और दर्पण ध्रुव पी के बीच
अनंत और अपन ध्रुव पी के बीच है, तो पी और एफ के बीच कर लेना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अनंत मैंने बताया अनंत का संबंध किससे है, अनंत का संबंध फोकस से है। तो अनंत के स्थान पे एफ कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं करना, अनंत के स्थान पे एफ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद हो गया। लेंस के लिए मैं दूसरा वीडियो बता दूंगा, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ यदि गलती हो गई हुई तो मुझे बता देना। बाद में कैसे कोई भी कंडीशन नहीं होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।